सो हेलो फ्रेंड, दिस इज विक्रांत। वेलकम टू माय चैनल स्टडी नाइट। आज ज्योग्राफी में मैं आपको भारत की झीलें पढ़ाऊंगा। इससे पहले वाले सेशन में मैंने भारत के पर्वत पढ़ा चुके हैं, भारत के अवस्थिति विस्तार को पढ़ा चुका हूँ, भारत की नदियां पढ़ा चुका हूँ, नदी तंत्र हो चुका है। आज जो टॉपिक है भारत की झीलें हैं और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं और 1 नंबर आज आपका पक्का है, ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो भारत में जो झीलें हैं, तो झीलों के देखिए वर्गीकरण कैसे किए हैं। मीठे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, हिमनदीय झीलें, कृत्रिम झीलें, ज्वालामुखी झीलें, गोखुर झीलें और लैगून झीलें। इतनी प्रकार की झीलें प्रमुख रूप से होती हैं। अब पहले देख लेते हैं कि झीलों में कुछ विशेषताएं इनकी कैसे ही बनते हैं। जैसे मीठे पानी की झील है, तो मीठे पानी की झील का स्रोत क्या होता है। जैसे ग्लेशियर से पानी पिघला और स्टोर हो गया तो मीठे पानी की झील हो जाएगी, या बारिश का पानी इकट्ठा हो गया तो मीठे पानी की झील। खारे पानी की झील, जैसे सांभर झील, राजस्थान में एक झील पड़ती है सांभर, वो खारे पानी की झील है। ठीक है, जब नदी या कहीं जल राशि एक जगह इकट्ठी हो और वो मूविंग ना हो, जैसे नदियां का जो जल होता है वो बहता रहता है, तो उसका अधिकांश जो भी जल होगा वो मीठा होता है। पर जैसे जल एक जगह इकट्ठा है तो उसमें लवण होने लगता है, उसमें मिनरल्स आ जाते हैं, तो वो खारा होने लगता है, तो खारे पानी की झील। हिमनदीय झील क्या होती है? हिमनद का मतलब मान के चलिए कि ये कोई ग्लेशियर है। अब ग्लेशियर से जब बर्फ है पिघलेगी और कहीं गड्ढा है तो पानी जाके जब इकट्ठा हो जाएगी वहां पर, इसी को क्या कहेंगे? हिमनदीय झील, हिमनदी की झील। एक है कृत्रिम झील। कृत्रिम झील 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। देखिए कृत्रिम झील को कैसे समझते हैं। कृत्रिम झील अर्थात ह्यूमन मेड एक्शन, अर्थात मानव के द्वारा जो निर्माण किया गया हो, जिसमें मानव का हस्तक्षेप हो। अब कृत्रिम को देखिए हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मानव हस्तक्षेप को, अब आप गड्ढा कर दीजिए, कहीं गड्ढा आपने कर दिया, सपोज कर लीजिए गड्ढा आपने कर दिया, सरकार गड्ढा करा देती है तो झील, एक कृत्रिम झील, पानी यहाँ पर बारिश का इकट्ठा हो जाता है। सुजलाम सुफलाम अभी कुछ समय पहले योजना गुजरात सरकार ने की थी कि जब कोरोना काल में प्रवासी मजदूर आ रहे थे तो भाई उनको काम कैसे दिया जाए, तो ऐसे काम पर लगाया गया कि जिससे सरकार और देश का भी फायदा और उनको रोजगार भी मिल जाए। क्योंकि मनरेगा में ऐसा कंसेप्ट है कि हम फ्री में पैसा नहीं दे सकते हैं, तो कुछ काम जरूर कराएं, चाहे गड्ढा खोदें फिर अगले दिन पाटे फिर खोदें, फ्री का पैसा देना उचित भी नहीं है। तो किया क्या कि जो तालाब है उनको और गहरा किया गया और नए तालाब गड्ढे खोदे गए, और वहां पर जब बारिश का जल संचित हो जाएगा तो जल राशि भी हमारे पास उपलब्ध हो जाएगा, तो हम उस क्षेत्र में कृषि व्यापार को अच्छे से कर सकते हैं, कृषि के लिए उपलब्ध हो जाएगा अच्छे से गड्ढे बनाकर। और देखिए बहुउद्देशीय परियोजना होती है, परियोजना जैसे कि बांध बनाते थे, तो बांध बनाने के लिए बहुत से रीजन होते हैं। बांध बनाने से हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि विद्युत उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, और वो बाढ़ क्षेत्र है तो उससे भी बच जाएंगे, बहुत सी चीजें उसमें अप्लाई हो सकती है। तो हम बांध जब बनाते हैं कोई, तो आपने कोई देखा ये डैम बन गया और यहाँ जब जलराशि इकट्ठा हो जाएगी एक तरफ, तो ये जलराशि होगी और यहाँ तावा होता है तो ये पानी छोड़ते हैं, तो ये जलराशि जब एक जगह इकट्ठी हुई होती है और मूविंग नहीं रहती तो एक प्रकार का कृत्रिम झील ही है, उसका अपना एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है। तो जो बांध बनाए जाते हैं और जो पानी जहां उसके पीछे स्टोर होता है वो भी एक प्रकार की कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम झील आपका यहाँ खत्म हुआ। ज्वालामुखी झील कैसी होगी? अब आप मान के चलिए कि ज्वालामुखी झील, जैसे ज्वालामुखी झील यानी क्रेटर झील। अब ये ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, फटा तो बीच में गड्ढा हुआ, अब वो शांत पड़ गया, अब उसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो जब बारिश का पानी इकट्ठा होगा तो वहां पर जब जल राशि इकट्ठा हो जाएगी वही क्रेटर झील हो जाएगी या ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील। गोखुर झील क्या होती है? तो गोखुर का आप विक्षेद करिए, संधि है इसका, विक्षेद करेंगे गो और खुर। गो मतलब गाय और खुर मतलब उसके पैर के जैसे। जैसे गोखुर झील की जो शेप होगी वो ऐसे होगी। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, सपोज कर लीजिए नदियां यहां से आ रही, नदी आ रही है,
अब नदी जहां भी निचला स्थान पाएगी वहां जलराशि उसकी बहती चली जाएगी। और सपोज के लिए बीच का भाग ऊंचा है, तो नदी आई तो यहां से बहना चालू की, जहां भी नीचा पाएगी वो बहती चली जाएगी और ये इधर को निकल गई। अब इसको कंटिन्यू काट रही है और ये काटते काटते जब ये पूरा इसको काट देगी तो भाई चारों तरफ से जलराशि जब घिर जाएगी और बीच में एक कोई स्थल भाग होगा तो एक द्वीप का निर्माण हो जाएगा। द्वीप कह सकते हैं इसको। तो गोखुर झील मतलब जो गाय का जो आगे का पैर होता है, मैंने शेप सही से नहीं बना पाया पर उसका जो शेप होता है उसी शेप का ये क्या बना हुआ है, गोखुर झील। तो इसीलिए इसका नाम उसी पर पड़ गया। ठीक है, अब गोखुर झील के बाद में एक है लैगून झील। तो जब लैगून झील अक्सर तटीय क्षेत्र पर बनेगा, यानी कि ये तट है समुद्र का तटीय क्षेत्र, तो क्या होता है कि समुद्र के कुछ जो जलराशि होती है वो स्थल भाग में आ जाती है और यहाँ का सपोज कर लीजिए जो स्थल भाग है थोड़ा उथला है, उथला मतलब उठा हुआ उथला भाग है, तो जलराशि सपोज कर लीजिए समुद्र का आया और यहाँ पर चला गया, अब ये यहाँ पर वापस नहीं जा पा रहा है, यहाँ रह रहा है, फिर कुछ जलराशि फिर आगे, तो ये यही बना रहता है। तो ये एक प्रकार की क्या हो जाएगी लैगून झील, और ये खारी झील होती है लैगून झील। लैगून झील के दो नाम है, ओडिशा के क्षेत्र में इसको लैगून झील कहते हैं और इसी का एक उपनाम होता है अनूप झील, और इसी लैगून या अनूप झील को केरल में कयाल झील के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, तो ये मैंने आपको वर्गीकरण किया कि झील कितने प्रकार की हो सकती है। इसे पूछा नहीं जाएगा, बस ये पूछा था कि कयाल झील कहां पाई जाती है, तो आप सीधे कहेंगे केरल में। ठीक है, लैगून झील आपका उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। भारत के कुछ प्रमुख झील का मैंने वर्णन किया हुआ है इसमें। तो ये भारत का नक्शा है और ये आपको पता है लद्दाख का क्षेत्र है। तो हम जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ हमने 5 झील प्रमुख ली हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो पहला है अनंत झील, दूसरा है वेरीनाग झील, तीसरा शेषनाग झील, चौथा डल झील और पांचवा वूलर झील। अनंत झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, डल झील और वूलर झील। श्रीनगर आपका यही डल झील के किनारे अवस्थित है। और वूलर झील से प्रश्न क्या बनता है, क्यों इसका एग्जाम में पूछा जाना क्यों प्रासंगिक है, क्योंकि जो वूलर झील है भारत में सबसे ताजे पानी की अगर झील कोई है तो वो है वूलर झील। तो एक प्रश्न हम यहाँ ये लिख देते हैं, इसका एक फैक्ट कि सबसे ताजे पानी की यानी मीठी झील, इसका जल कैसा है, सॉरी झील, इसकी जल जो है वो मीठा है। तो भारत में सबसे मीठे पानी की जो झील है सबसे बड़ा वो कौन सा है, वूलर झील। ठीक, तो जम्मू कश्मीर के आपने पास देख लिया। हम आगे देख लेते हैं, बाद में एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के जस्ट नीचे राजस्थान, पंजाब पड़ता है पर हम राजस्थान आ जाते हैं। राजस्थान की झीलें पूछी जाती है एग्जाम में। तो राजस्थान रजवाड़ों का क्षेत्र रहा है, तो उसके नाम से आप एक बात तो गेस कर सकते हो कि हाँ ये राजस्थान की अधिकांश हो सकती है। जैसे राजसमंद झील, राजस्थान राज मिल गया तो यानी कि राजसमंद झील आपने कह दिया कि ये राजस्थान की होगी। राजाओं की जय विजय होती थी तो जयसमंद, राजसमंद, तो ये कहाँ की है, राजस्थान की है। एक है डीडवाना झील और एक है सांभर झील। सांभर झील से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि ये भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारी झील है। अंतःस्थलीय यानी इनलैंड। तो ये सांभर झील, पहली बात तो खारी झील है और सांभर झील कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। तो राजस्थान के आपने पांच प्रमुख देख लिए। पहला राजसमंद, दूसरा है जयसमंद, तीसरा है डीडवाना, चौथा है सांभर और पांचवा है फतेह सागर। ये हो गया। राजस्थान के जस्ट नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील। लोनावला आपने सुना होगा, तो उसी से उसका नाम आप याद कर लेंगे, सरलता से आप याद कर सकते हैं। और ये पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरने के कारण वहां पर एक गड्ढा बन गया और उसके कारण ये लोनार झील बन गया। ये मान के चलिए कि ये स्थल, ये
बीच में गड्ढा बन गया तो यहाँ जलराशि इकट्ठा हो गई और यही क्या हो गई, लोनार झील। और ये कैसी झील है, खारे पानी की झील। प्रश्न पूछा जाएगा, आपने तो बता दिया कि लोनार झील महाराष्ट्र में, पर कैसी झील है, मीठी की खारी, तो आप कहेंगे सर ये खारी झील। और खारी झील पहली बात तो समुद्र तट में होना चाहिए, पर ये बीच में है, ठीक है, तो ये बीच में पड़ता है, तटीय क्षेत्र का नहीं है। अच्छा, तो खारी झील लोनार झील है। अब इसके महाराष्ट्र के नीचे हम आते हैं केरल के 3 झील प्रमुख तरीके से पूछे गए एग्जाम में। इससे पहला है पेरियार झील। पेरियार झील, ये पहली बात तो पेरियार झील और एक पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी आपने सुना होगा, तो पेरियार झील यहाँ पर हो गया। दूसरा है अष्टायमुड़ी। अच्छा, मैंने बताया था कि दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी सबसे ऊंची चोटी है वो अष्टायमुड़ी है, और अष्टायमुड़ी अनायमुड़ी का भाग है। तो इसी से आप याद कर सकते हैं कि अष्टमुड़ी जो झील है वो कहां पर है, केरल में। अब देखिए एक और है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील भी केरल का ही भाग है, और वेम्बनाड से प्रश्न क्या बनता है कि भारत की सबसे लंबी झील। लंबाई का मतलब यह है कि ये झील ऐसे लंबी है, लंबाई लेंथ इसकी ज्यादा है। तो भारत की सबसे लंबी झील अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे सर वो वेम्बनाड झील है, और वेम्बनाड झील केरल में अवस्थित है। तो केरल के 3, पेरियार, अष्टमुड़ी और वेम्बनाड, ये 3 प्रमुख झील हो गई। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ लेते हैं। केरल के बगल, जस्ट बगल में क्या है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के जस्ट ऊपर है क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 2 प्रमुख झीलें हैं। पहला है कोलेरो झील। कौन सी झील है, कोलेरो झील। और कोलेरो झील के जस्ट नीचे पुलिकट झील। पुलिकट झील 2 राज्यों में, एक तो आंध्र प्रदेश और नीचे क्या है, ये तमिलनाडु का, टीएम लिख देते हैं, तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो ये जो पुलिकट झील है ये अधिकांशतः आंध्र प्रदेश का भाग है। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं, आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि पुलिकट झील किस राज्य में, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश। कारण क्या है तो ये दोनों राज्य में, क्योंकि इसका लगभग 84% आंध्र प्रदेश में, और 100 में कितना बचा, 16%, 16, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 100 आना चाहिए, और 16% जो है टीएम अर्थात तमिलनाडु में। तो यदि ऑप्शन में ऐसा आया कि पुलिकट झील किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश अगर होगा तो आप टिक कर दीजिएगा, या दोनों अगर होगा तब तो वही आंसर सही है, और नहीं होगा तो विशेष आपको वो आंध्र प्रदेश देगा, और आंध्र प्रदेश नहीं तो फिर आप मारेंगे तमिलनाडु, चूंकि ये दोनों राज्यों में है। ठीक, तो आंध्र प्रदेश के आपने दोनों झील देखे। पुलिकट से एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। तो पहली बड़ी कौन सी होगी, वो जस्ट इसके ऊपर आने वाला है। तो दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो उसको आप कहेंगे पुलिकट है। ठीक, तो आंध्र प्रदेश की कोलेरो पुलिकट। अब इसके जस्ट ऊपर पढ़ेंगे तो उड़ीसा। उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी खारी झील है, लैगून झील, वो कौन सी है, चिल्का झील। चिल्का झील कहां पड़ता है, उड़ीसा में, चिल्का उड़ीसा में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पता नहीं कितने बार एग्जाम में पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वैसे तो सारे अधिकांश इंपॉर्टेंट है, पर इंपॉर्टेंट में भी ये वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी खारी झील है, लैगून झील है ये, और ये चिल्का झील कहां पड़ती है, उड़ीसा में। ठीक, अब कुछ हम देख लेते हैं ऊपर के। इसके ऊपर आप जाएंगे या ऊपर से आते हैं हिमाचल प्रदेश। अब ये 3, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, 3 को हम देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 झीलें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनके लास्ट में लिखा है ताल, और वैसे अधिकांशतः जितने भी ताल वाली जो झीलें हैं वो उत्तराखंड में पड़ती हैं, पर 2 ताल कंफ्यूजन के लिए देगा, इसीलिए हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की झीलें पूछी जाती हैं, क्योंकि आप संशय में सोचेंगे कि उत्तराखंड का, पर वो होगा हिमाचल प्रदेश का। तो सूरज ताल और चंद्र ताल, अब याद कैसे करें, तो उत्तराखंड के ऊपर पड़ता है हिमाचल प्रदेश, और सूर्य और चंद्रमा ऊपर ही निकलते हैं, भाई हम हमसे ऊंचे हैं, ऊंचाई पर हैं, आकाश में हैं। तो ऐसे ही अपना तरीका बना सकते हैं कि सूरज और चांद ऊपर रहते हैं, उत्तराखंड के ऊपर कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। आपने याद कर लिया उत्तराखंड के। अब इसके अलावा जितना भी ताल होगा आप उस उत्तराखंड को
दे देंगे। तो सबसे तरीका बढ़िया है कि इसको याद करने से अच्छा है पहले हिमाचल प्रदेश का याद कर लो, 2 ताल निकाल लो कि जितना भी ताल बचा वो उत्तराखंड को चला जाएगा। तो सूरज ताल, चंद्र ताल, हिमाचल प्रदेश। अब उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में घूमने आप जाते हैं, नैनीताल, सात ताल, राकस ताल, देवताल, माला ताल भी है, रूपकुंड। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहा गया है। क्यों कहा गया कि लगभग इसमें 500-600 कंकाल पाए गए थे मानव के, तो एक रहस्य बना हुआ है ये, ऐसा क्यों था। तो रूपकुंड रहस्यमयी झील यह उत्तराखंड में अवस्थित है। तो उत्तराखंड के आपने प्रमुख देखे, नैनीताल, सात ताल, राकस्तान, देवताल और रूपकुंड, और देवनगरी भी कहा जाता है उत्तराखंड को। तो आप यहाँ से मतलब आप जब कहीं जा रहे हैं तो आप उसको अवलोकन करिए, ऑब्जर्व करिए। आपको एक आध फैक्ट तो ऐसे मिल जाएगा कि आपके एग्जाम में सेंस पर क्वेश्चन आधारित होते हैं, आप हर चीज याद नहीं कर सकते, तो बिल्कुल चेतन अवस्था में रहिए तब तो मजा है। तो उत्तराखंड के आपने देख लिए प्रमुख। उत्तर प्रदेश के 2 ले लेते हैं, रामगढ़। प्रभु राम का क्षेत्र है तो आप रामगढ़ से आप उत्तर प्रदेश को याद कर लिए। और उत्तर प्रदेश में कृत्रिम झील भी है, गोविंद वल्लभ पंत झील। मैंने आपसे कहा था जब जल राशि को बांध के माध्यम से इकट्ठा कर लिया जाता है और यहाँ जल राशि गिराई जाती है, तो ये जो कृत्रिम जल राशि कहीं इकट्ठा होगी तो ये झील का शेप है। तो इसी को क्या कहती है, गोविंद वल्लभ पंत। और गोविंद वल्लभ पंत से एक जीके का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे। आप कहेंगे गोविंद वल्लभ पंत। महिला की बात करेंगे तो आप किसको कहेंगे, सुचेता कृपलानी महिला थी, ठीक है। राज्यपाल आपकी कौन थी, सरोजिनी नायडू थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के आपने 2 देखे, एक तो रामगढ़ और गोविंद वल्लभ पंत। अब हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा सामने सिक्किम, एक नाक का शेप है जैसा दिख रहा है। तो सिक्किम जो है इसमें एक झील पड़ती है, चोलामू झील। तो चोलामू सिक्किम में है, और सिक्किम में लास्ट में माँ आता है, चोलामू में भी माँ है। तो थोड़ा सा ऐसे बैठा लीजिए, जुगाड़ अगर हो जाए तो बहुत है बढ़िया। तो चोलामू सिक्किम में पड़ता है। और सर्वाधिक भारत का सबसे ऊंचा झील कहाँ है, तो कहेंगे आप सिक्किम में, और उसका क्या नाम है, चोलामू। तो ये तो याद हो सकता है आराम से कि सिक्किम में चोलामू है और भारत की सबसे ऊंची झील है। नॉर्थ ईस्ट एरिया में हम आते हैं तो मणिपुर में एक झील पड़ती है, लोकटक झील। और पता नहीं कितनी बार अधिकांश हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर में। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर विश्व का, भारत का एक तैरता हुआ पार्क है, केबुल लाम झाओ पार्क, ये इसका नाम है। तो केबुल लाम झाओ पार्क पहली बात तो मणिपुर में है। और ये जो पार्क है ये किस झील पर स्थित है, तो आप कहेंगे सर वो लोकटक झील पर है। और लोकटक झील कहां पर है, मणिपुर में। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। और लगभग अधिकांश चीजें आपने इसमें कवर कर ली। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं 2 मिनट में और वीडियो समाप्त हो जाती है। जम्मू कश्मीर में देख लेते हैं, अनंत झील है, अनंतनाग झील है, वेरीनाग है, शेषनाग है, डल झील है और वुलर झील। वुलर झील से प्रश्न किया कि भारत में सबसे बड़ी ताजे पानी की झील या मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील। मीठे पानी की झील भारत में सबसे बड़ी कहेंगे वुलर झील। राजस्थान में आते हैं, राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट है डिंडवाना और सांभर, ये 2 जो आपको याद रखना है। सांभर झील अंतःस्थलीय सबसे बड़ी खारी झील है। तो सांभर झील पहली बात तो खारी झील, आप ये जरूर याद करिएगा। अब टेक्निकल ये भी प्रश्न पूछ लेता कि अंतःस्थलीय झील है कि नहीं, तो हाँ है सांभर झील। और एक है डिंडवाना झील। जस्ट नीचे आएंगे, महाराष्ट्र में पड़ता है लोनार झील, महाराष्ट्र के जस्ट, और ये खारी झील है। लोनार के जस्ट नीचे आ जाएंगे तो केरल पड़ता है। केरल में 3 प्रमुख झील है, पेरियार झील, अष्टमुड़ी झील और वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। और इन तीनों को क्या कहेंगे, कयाल झील कहा जाता है। इसके जस्ट बगल में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा में एक झील पड़ती है, पुलिकट झील। तो पुलिकट झील दोनों की सीमा में आता है, विशेषकर ये आंध्र प्रदेश का भाग है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। और इसी पर एक और इंपॉर्टेंट, सतीश धवन जो इसरो का केंद्र है, 2 केंद्र है। उड़ीसा में एक पड़ता है व्हीलर द्वीप, आपने सुना होगा, अभी द्वीप में हम पढ़ा देंगे। व्हीलर द्वीप का नाम पहली बात तो हमारे राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है, अब्दुल कलाम आजाद। व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया, अब्दुल कलाम आजाद द्वीप हो चुका है। पहली बात तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम,
द्वीप हो गया वो, और वो डीआरडीओ का प्रक्षेपण केंद्र है। डीआरडीओ अपना जो भी शोध करता है वो वहीं पर पड़ता है। तो वो कौन सा हो गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यानी व्हीलर द्वीप। और इसरो का जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसरो का आंध्र प्रदेश में, और इसका क्या नाम है, सतीश धवन जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वो पुलिकट झील के पास में है। तो एक नियर अबाउट के क्षेत्र को भी आपको देखना चाहिए, इससे तथ्य को जोड़ने में आसानी होती है। तो आंध्र प्रदेश के कोलेरू और पुलिकट झील। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा में चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील या लैगून झील कौन सी है, उड़ीसा। ऊपर आ जाएंगे आपको हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्रताल हो गया, उत्तराखंड में राकेशताल हो गया, नैनीताल हो गया, सात ताल हो गया, देवताल हो गया, रूपकुंड अर्थात रहस्यमयी झील, मिस्टीरियस झील कहा जाता है। सिक्किम में आप उत्तर प्रदेश में रामगढ़ और गोविंद वल्लभ पंत, ये कृत्रिम झील है। चोलामू भारत की सबसे ऊंची झील वो कौन सी है, चोलामू कहाँ पर है, आपका सिक्किम में, आप ऐसे याद कर सकते हैं। मणिपुर में लोकटा झील, इसी पर भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा, केबुल लामजाओ। तो ये प्रयास किया गया आपको समझाने का। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।